नमस्कार दोस्तों, मैं मन्ना आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में सन्नाटा, रहस्य और खतरा है, जो हर कदम पे आपकी सांसें रोक देगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं, वो हकीकत है, मगर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल। आज की कहानी आपको हैरानी, डर और उत्सुकता के ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कहानी का नाम है दीदी घाट का शराबी तेंदुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जो उत्तराखंड के शांत और हरे भरे जंगलों से शुरू होती है, लेकिन हर रात एक डरावनी सन्नाटे में बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे तेंदुए की जिसे लोग शराबी तेंदुआ कहने लगे थे। दीदी घाट पिथौरागढ़ का एक छोटा सा क्षेत्र, जहां हर शाम के बाद जंगल जैसे जाग उठता था, लेकिन पक्षियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि डर और दहशत की आहट से। तेंदुआ कोई भी हो, आमतौर पर इंसानों से दूर भागता है, लेकिन ये तेंदुआ कुछ अलग था। ये शिकार करता था, और वो भी खासकर उन लोगों का जो नशे में होते थे। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, जो ज्यादा पिएगा वो उस तेंदुए को न्योता देगा। कुछ तो इसे एक श्राप मानते थे, तो कुछ इसे बदले की कहानी कहते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, चलिए आगे की कहानी में हम पता करते हैं। ये कहानी जुलाई 2014 की है, जब बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गांव के किनारे स्थित एक घर के बाहर सड़क पर खेल रहे 11 साल के मासूम बच्चे को एक खूंखार तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने बच्चे की तलाश उसी जगह के पास झाड़ियों में पाई, जहां हमला हुआ था। उसके घर के बाहर की कच्ची सड़क से सटी हुई झाड़ियों में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, और वो लोग उसी शाम घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों से पूरी बात की। गांव वालों के अनुसार रात करीब 8 बजे लड़का अपने घर से बाहर निकला था, अपने चाचा के घर जाने के लिए, जो उसके घर से लगभग 100 गज की दूरी पर था। उसके हाथ में दादाजी का मोबाइल फोन था। अंधेरे में चलते हुए वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि उसे दाईं ओर झाड़ियों में किसी बिल्ली जैसी आवाज सुनाई दी। जिज्ञासावश उसने मोबाइल की टॉर्च झाड़ियों की ओर फेरी, और यह देखने के लिए कि वह बिल्ली है या नहीं, झाड़ियों की ओर वो बढ़ता चला गया। उत्साहित होकर लड़के ने जोर से अपने दादाजी को पुकारा, दादाजी देखो बिल्ली। लेकिन तभी झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई, और उसके तुरंत बाद एक जोरदार गर्जन और दहाड़ सुनाई दी, जो धरती तक को हिला देने वाली थी। फिर आई लड़के की चीख, क्योंकि उसी पल तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था। उस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। जब यह बात सामने आई कि तेंदुआ बच्चे को मारकर चला गया है, तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अगले ही दिन वन विभाग ने लखपत सिंह रावत को जांच में मदद के लिए बुलाया। इस हमले को आदमखोर द्वारा किया गया शिकार माना गया, और तेंदुए को मारने के लिए किल परमिट जारी कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर और आसपास की थोड़ी रेकी करने के बाद श्री रावत जी को एक मादा तेंदुए के पगचिन्ह दिखाई दिए, और जब उन्होंने करीब से जांच की, तो उन्हें उसी जगह दो और छोटे पगचिन्ह मिले, जो तेंदुए के बच्चों के थे। लड़के ने जो आवाज सुनी थी, वो असल में तेंदुए के एक या दोनों शावकों की म्याऊं जैसी हल्की पुकार थी, जो वो अपनी मां को बुलाने के लिए कर रहे थे। दुर्भाग्यवश
माँ तेंदुआ, जो उन्हें कुछ पल के लिए अकेला छोड़कर गई थी, पास ही मौजूद थी और उसने लड़की की आहट सुन ली थी। जैसे ही उसे लगा कि कोई उसकी संतानों के पास आ रहा है, उसने बिना एक पल गवाए हमला कर दिया। श्री रावत जी ने ये भी गौर किया कि पहले वार में ही लड़के की मौत हो गई थी और उसके बाद तेंदुए ने लड़के के शव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अपनी जांच के कुछ ही घंटों के भीतर श्री रावत जी ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया कि वो कोई आदमखोर तेंदुआ नहीं था, बल्कि वो एक मादा तेंदुआ थी, जो अपने शावकों की रक्षा में उसने उस लड़के को मारा था। लड़का नासमझी में गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था और एक माँ की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उसकी जान ले ली। श्री रावत जी ने वन विभाग से आग्रह किया कि उस मादा तेंदुए के लिए जारी किल परमिट को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उसका व्यवहार जंगल के नियमों के अनुसार एकदम सामान्य था। वो सिर्फ अपनी संतान की रक्षा कर रही थी। उन्होंने गांव की पंचायत को पूरी बात समझाई कि ये कोई आदमखोर तेंदुआ नहीं था। गांव वालों ने भी बात को समझा और अपनी सहमति जताई। आखिरकार वन विभाग ने किल परमिट को वापस ले लिया और एक बार फिर श्री लखपत सिंह रावत ने एक निर्दोष मादा तेंदुए और उसके मासूम बच्चों को मौत से बचा लिया था और वो मामला वहीं बंद कर दिया गया। उसी दौरान पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे दीदी घाट, जो उस घटना वाली जगह से ज्यादा दूर नहीं था, वहां भी आदमखोर तेंदुए के हमले की अफवाहें और खबरें सामने आने लगी थीं। ऐसा संदेह था कि कहीं वही तेंदुआ जिसने उस लड़के पर हमला किया था, अब दीदी घाट में हमला तो नहीं कर रहा। इस डर से वन विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर श्री लखपत सिंह रावत जी से अनुरोध किया कि वे दीदी घाट पहुंचकर नए हमले की जांच करें और तेंदुए की पहचान करें। जब श्री रावत जी दीदी घाट पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि एक फौजी तेंदुए के हमले से बाल बाल बचा है। ये घटना 2 अगस्त 2014 की शाम की है। फौजी उस शाम एक स्थानीय कैंटीन में शराब पीने गया था। देर रात जब वो घर लौट रहा था तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो भी एक खूंखार तेंदुआ। उसे खतरे का कोई एहसास नहीं था। वो तो पूरे रास्ते जोर जोर से गाता हुआ जंगल के रास्ते से होकर मस्ती में घर की ओर बढ़ रहा था। जब वो अपने घर के आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आंगन में धान कूटने वाला मूसल लेकर धान कूट रही थी। यह चावल कूटने का मूसल एक ठोस लकड़ी से बना होता है, लगभग 5 फीट लंबा, 2 इंच मोटा और करीब 3 किलो वजनी होता है। दोनों सिरों पर लोहे की नोक लगी होती है, जिससे यह घर में अनाज कूटने के लिए बेहद प्रभावशाली और ताकतवर औजार माना जाता है। जैसे ही वो फौजी गाते हुए आंगन में पहुंचा और मुस्कुराकर अपनी पत्नी को हाथ हिलाकर उसने देखा, उसी पर घात लगाए तेंदुए ने उसे पीछे से अपना निशाना बना लिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ तेंदुआ उस पर झपटा। फिर जो कुछ हुआ वो बिजली की रफ्तार से घटा। तेंदुआ फौजी की पीठ पर छलांग लगाता है और नशे में झूमता हुआ वो आदमी ईंटों के ढेर की तरह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल उसकी पत्नी ने जो दृश्य देखा, उसे देख उसकी चीख निकल गई, लेकिन वो घबराई नहीं। उस बहादुर महिला ने तुरंत धान कूटने वाला मूसल उठाया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसने तेंदुए पर हमला बोल दिया। तेंदुआ, जिसने अब तक अपने नुकीले पंजे फौजी की पीठ में गड़ा दिए थे और उसे सड़क पार जंगल की ओर घसीटने की वो कोशिश कर रहा था, उसकी ओर बढ़ती हुई महिला को देख वो दहाड़ने लगा। लेकिन वो महिला रुकी नहीं। वह चीखती रही, लड़ती रही और बार बार मूसल से
तेंदुए पर वार करती रही। डर और जोश के तूफान के सैलाब में डूबी हुई वो महिला पूरे अपने दमखम से लगभग 3 से 4 बार तेंदुए पर उस 5 फीट लंबे मूसल से वो वार कर चुकी थी जो उसके पति के पीठ पर चिपका हुआ था। वो वार बेहद प्रभावशाली थे और वार से तेंदुआ दर्द में करहा उठा। उसने जोर से दहाड़ मारी और फौजी को छोड़ते हुए एक झटके में पीछे की ओर उछला और फिर सड़क पार करते हुए अंधे जंगल की ओर भाग गया। कुछ ही पलों में तेंदुआ अंधेरी रात में गायब हो चुका था और फौजी बेहोश हो चुका था। उसकी पीठ से गहरा खून बह रहा था जिसमें गले, खोपड़ी और गर्दन पर गहरे पंजों के निशान थे। तेंदुए और महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। उन्होंने तुरंत फौजी को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे होश आने में बहुत समय लगा और फिर उसकी 2 हफ्तों तक गहरी चोटों का इलाज चला। वन विभाग ने उस हमले का मामला दर्ज किया और एक बार फिर श्री लखपत सिंह रावत को बुलाया गया, जिन्होंने आदमखोर तेंदुए के काम करने के ढंग की जांच शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने इलाके में पिछले 2 सालों में तेंदुए द्वारा किए गए हमलों की जांच की और आसपास के गांव के लोगों से बात की, उन्हें एक बेहद रोचक पैटर्न समझ आने लगे। पगचिन्हों और चश्मदीदों के बयानों से ये साफ हो गया था कि वो एक बहुत बड़ा और बूढ़ा नर तेंदुआ था। इसलिए इसका शिकार करने का तरीका आम आदमखोरों से एकदम अलग था। उसने कभी किसी बच्चे या बुजुर्ग पर हमला नहीं किया था, बल्कि उस तेंदुए के सभी शिकार सिर्फ शराबी लोग थे। पहली दर्ज की गई घटना 23 जनवरी 2012 की थी। एक शराबी जो अपनी हद से ज्यादा पी चुका था और सड़क पर बेसुध पड़ा हुआ था। अगली सुबह वहां खून का बड़ा धब्बा मिला और कुछ स्थानीय लोगों ने उसके निशान जंगल की ओर पीछा करते हुए उसकी अंधखाई लाश एक झाड़ी के पीछे पाई, जो सड़क से कुछ ही गज की दूरी पर थी। क्योंकि वो व्यक्ति गांव का बदनाम शराबी था, ना उसके कोई परिजन थे और न ही कोई स्थानीय ठिकाना, तो किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ये घटना भी भुला दी गई। दूसरे शिकार की कहानी भी ऐसी ही थी। एक और स्थानीय पहाड़ी व्यक्ति जो देसी शराब यानी दारू पीकर दूसरे गांव में बेसुध पड़ा मिला। अगले ही महीने वो उस तेंदुए का शिकार बन गया। इस तरह की हत्याएं एक पैटर्न के तहत होती रहीं। लगभग 10 गांव में ये फैली हुई थी और कुछ 2 साल और 6 महीनों तक। कुल मिलाकर उस आदमखोर तेंदुए के शिकार बने 16 लोग, जिनमें सिर्फ एक ही जीवित बचा था, वो बहादुर फौजी। नीचे दी गई फॉरेस्ट ऑफिस की रिपोर्ट जो दीदीघाट में दर्ज हुई थी, उन 16 मामलों की तारीखों का जिक्र करती हैं, जिनमें लोग या तो मारे गए थे या घायल हुए थे। और आप देखेंगे कि केवल फौजी ही अकेला व्यक्ति था जो मौत के चुंगल से बच पाया था। पहाड़ियों में एक कहावत है, सूरज अस्त पहाड़ी मस्त। इसका सीधा अनुवाद करने से इसका असली स्वाद पता चलता है, लेकिन मोटे तौर पर मतलब है, जैसे ही सूरज डूबता है पहाड़ी आदमी शराब में झूमने लगता है। और ये तेंदुआ केवल उन्हीं लोगों पर हमला करता था जो उस श्रेणी में आते थे। पहले और दूसरे शिकार दोनों शराब के नशे में धुत होकर सड़क किनारे बेसुध पाए गए थे। तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर 15वां, 16वां और सभी पुरुष नशे में पूरी तरह चूर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात पता चली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। हर बार तेंदुआ
अपने शिकार को मारने के बाद सबसे पहले पेट को चीरता था और शरीर में मौजूद शराब को पी जाता था। उसके बाद वह पसलियों को तोड़कर फेफड़े, दिल और ऊपरी शरीर के हिस्से को खाता था, लेकिन नीचे का हिस्सा छोड़ देता था। वन अधिकारियों के लिए ये आदत बेहद रहस्यमयी और अजीब थी। तभी किसी ने एक सुझाव दिया जो बेहद विचित्र लग रहा था, लेकिन सच्चाई के करीब था। लगता है ये तेंदुआ इन लोगों को खाने के लिए नहीं, बल्कि उनके शरीर में मौजूद शराब पीने के लिए मार डालता है। इसका मतलब ये था कि ये आदमखोर तेंदुआ नशेड़ी था, एक अल्कोहलिक तेंदुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये आदमखोर तेंदुआ नशे में और होश में इंसान में फर्क साफ साफ पहचानता था। ये बात सुनकर वन विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। जांच से पता चला कि दीदी घाट के आसपास के लगभग 10 गांवों में ये तेंदुआ शांति से उन सभी जगहों के पास छुपकर बैठा रहता था जहां शराब पी जाती थी, और फिर जैसे ही नशे में धुत लोग लौटने लगते थे, वो उनका पीछा करता था। वह तब तक इंतजार करता था जब तक कोई एक आदमी समूह से अलग होकर अकेले अंधेरी और सुनसान रास्ते पर चला नहीं जाता, और तभी वह हमला करता था। अब वैज्ञानिक अध्ययनों से ये सिद्ध हो चुका था कि अत्यधिक शराब पीने के बाद इंसान की प्रतिक्रिया क्षमता और शरीर की गति बेहद धीमी हो जाती है। लेकिन इस तेंदुए ने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा था, और उसके व्यवहार से साफ पता चलता था कि वो इसे स्वाभाविक रूप से समझता था। उसे पता था कि नशे में चूर इंसान न तो सही से लड़ सकता है, न ही भाग सकता है। कभी-कभी वो इंतजार करता कि शराबी सड़क के किनारे बेसुध होकर गिर पड़े, और फिर वो उनका शिकार करता था। अपने शातिर दिमाग और खतरनाक अनुभव के साथ उसने सिर्फ शराबियों को ही निशाना बनाया, क्योंकि वो लोग उसके लिए बेहद आसान शिकार थे। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, उन पीड़ितों में ज़्यादातर समाज के आदर्श नागरिक नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो गांव में पहले से ही बदनाम थे, शराबी, झगड़ालू और असामाजिक। इसलिए उनकी मौतों पर गांव में ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोगों ने तो राहत की सांस ली। एक मामला तो बहुत ही चर्चा में रहा। गांव का एक शराबी जो अपनी पत्नी की पिटाई करके उसकी कमाई छीन लेता था। जो पैसे वो बच्चों की किताबों और स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए वो बचाती थी, वो आदमी उन्हें शराब में उड़ा देता था। जब वो आदमी उस तेंदुए का अगला शिकार बना, गांव की औरतों में ये फुसफुसाहट सुनने को मिली कि ये तेंदुआ तो समाज सेवा कर रहा है। लेकिन जब फौजी पर हमला हुआ, जो एक घरेलू इज्जतदार और पसंद किया जाने वाला इंसान था, तब ये नजरिया एकदम बदल गया। अब गांव वालों को लगा कि तेंदुए को रोकना बहुत जरूरी है। वन विभाग पर दबाव बनने लगा। शूटर बुलाए गए, पिंजरे लगाए गए, लेकिन वो चालाक बूढ़ा तेंदुआ हर बार चकमा दे जाता था। एक बार प्रसिद्ध शिकारी श्री जाय वकील को भी बुलाया गया। उन्हें एक गुफा में जमीन से सटी मचान में छिपाकर बिठाया गया, ठीक उस जगह जहां तेंदुए ने आखिरी इंसान को मारा था। रात के अंधेरे में जैसे ही तेंदुआ लौटा, गोली चलाई गई, लेकिन निशाना चूक गया। तेंदुआ पिछली की तरह झाड़ियों में गायब हो गया। इसके बाद दो और निशानेबाज बुलाए गए, लेकिन तेंदुआ इतना तेज और सतर्क था कि उनकी गोलियां भी बेअसर रहीं। ये तेंदुआ अब तक एक पुरानी कहानी बन चुका था, एक आदमखोर जो सिर्फ शराबियों को शिकार बनाता था और जो किसी भी इंसान से एक कदम आगे चलता था। अब शिकारी ये समझ चुके थे
कि मौत के 3 करीब अनुभव और गोलियों से बाल-बाल बचने के बाद ये तेंदुआ और भी ज़्यादा सतर्क हो चुका था। अब वो किसी भी मरे हुए शिकार के पास जाने से पहले पूरा इलाका बारीकी से जांचता था और अगर उसे ज़रा भी शक होता, तो वो दूसरी बार उस जगह लौटकर नहीं आता था। इस चालाक शिकारी को मात देने के लिए श्री रावत जी ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि मचान इस बार शिकार की जगह से दूर एक पेड़ पर बनाया जाएगा, लेकिन इतनी दूरी पर नहीं कि गोली न पहुंचे, यानी करीब 300 गज के भीतर, ताकि उनकी .315 टेलीस्कोपिक राइफल का असर बना रहे। इससे तेंदुए को शक भी नहीं होगा कि कोई उस पर घात लगाकर बैठा है। इस तेंदुए का आखिरी शिकार हुआ 30 सितंबर 2014 को एक गांव मुगरौली में। गांव में एक शादी का माहौल था। ढोल नगाड़े, हंसी खुशी, नाच गाना और शराब। शादी में बर्तन धोने वाला एक आदमी खुशी से झूम रहा था। उसने भी शादी की शराब में हाथ साफ कर लिया था। रात 1 बजे जब उसका काम पूरा हो गया, तो वह शादी की भीड़ से विदा लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा, जो करीब 3 किलोमीटर ऊपर जंगल के रास्ते पर था। वो अपने गांव कभी नहीं पहुंच पाया। उसकी लाश अगले दिन जंगल की पगडंडी पर मिली, वहीं जहां वो रात को गाती हुई निकला था। 2 दिन बाद श्री रावत जी ने उस इलाके का दौरा किया। तेंदुए के ताज़ा पंजों के निशान देखकर उन्होंने एक खास जगह चुनी, जहां तेंदुए की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखी थीं। वहीं उन्होंने एक युवा भैंस का बछड़ा बांध दिया तेंदुए को लुभाने के लिए, और खुद गटपट्टा नाम के पास एक वन विश्राम गृह में इंतजार करने लगी। दूसरे दिन खबर आई, बछड़े को तेंदुए द्वारा मार दिया गया था, लेकिन उसने थोड़ा ही मांस खाया था। श्री रावत जी ने तुरंत वहां पहुंचकर उस मरी हुई भैंस के पास उन्होंने तेंदुए के ताजा पंजों के निशान देखे। उन्होंने चारों ओर अपनी निगाह दौड़ाई और देखा कि पास की ढलान पर 2 मजबूत पेड़ खड़े थे, जो मचान के लिए उपयुक्त हो सकते थे। लेकिन 2 पेड़ मचान के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्हें 4 पेड़ों और का सहारा चाहिए था, ताकि मचान मजबूत और छिपा हुआ हो सके। तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और 2 छोटे पेड़ दूसरी जगह से उखाड़कर लाने को कहा। फिर उन पेड़ों को वहां 2 गहरे गड्ढे खोदकर दोबारा रोपित किया गया, ठीक पहले से मौजूद 2 पेड़ों के पीछे। अब उन 4 पेड़ों पर एक मचान बनाई गई, जो जमीन से करीब 15 फीट ऊंची थी और इतनी छुपी हुई थी कि कोई जंगली जानवर भी उसे पहचान न सके। अब खेल की रणनीति बन चुकी थी और शिकारी अपनी जगह पर तैयार था। इस शराबी आदमखोर तेंदुए के आखिरी अध्याय के लिए शिकार की जगह के आसपास की जमीन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, ताकि तेंदुए को कोई शक न हो। 4 अक्टूबर 2014 शनिवार की दोपहर 3 बजे श्री रावत जी अपने सहायक के साथ मचान पर चढ़ चुके थे। सहायक के पास एक 12 वोल्ट की प्रोफेशनल शूटिंग सर्चलाइट थी। योजना साफ थी। जैसे ही तेंदुआ अपने मरे हुए शिकार के पास लौटेगा, सहायक तेज रोशनी डालेगा और उसी पल श्री रावत जी निशाना साध कर गोली चलाएंगे। तैयारी पूरी थी, अब बस इंतजार था। शाम 7 बजे तक जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हल्की फुहारें पड़ रही थीं। बारिश की बूंदें जब पेड़ों की पत्तियों पर गिरती, तो उस आवाज से तेंदुए की आहट सुनना भी मुश्किल हो जाता था। समय धीरे धीरे रेंग रहा था। रावत जी और उनका साथी मचान पर बिना हिले डुले बैठे हुए थे।
बिल्कुल चुपचाप। करीब रात 1 बजे जब नींद श्री रावत जी की पलकों पर भारी होने लगी थी, उनके साथी ने धीरे से उन्हें कूहनी मारी। दोनों ने ध्यान से सुना। दूर कहीं हड्डियों की चटकने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब था कोई जानवर मरे हुए बछड़े को खा रहा था, लगातार। श्री रावत जी ने धीरे से अपनी राइफल, जो अब तक उनकी गोदी में पड़ी थी, उठाकर कंधे पर टिका ली और अपने साथी को एक संकेत दिया। संकेत मिलते ही सहायक ने तेज सर्चलाइट मरे हुए बछड़े की दिशा में घुमा दी। तेज रोशनी का गोलाकार बीम जंगल के उस हिस्से पर पड़ा और सामने दिखा एक विशाल तेंदुआ जो अपने शिकार पर झुका हुआ था। अचानक आई तेज रोशनी से तेंदुआ चौंक गया। उसने सर उठाया और ऊपर देखा, जैसे वो जानना चाहता हो कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। उसी पल श्री रावत जी ने सांस रोककर निशाना साधा और गोली चला दी। गोलियों की गूंज जंगल में फैल गई। तेंदुआ एक जोरदार छलांग में पीछे की ओर उछला और फिर बौखलाहट में गोल गोल घूमने लगा। साथ ही एक अजीब सी घुटी हुई गुर्राहट करने लगा। श्री रावत जी ने तुरंत ये समझ लिया कि ये अजीब आवाज इसलिए है क्योंकि गोली से तेंदुए के फेफड़े में एक जोरदार प्रहार हुआ है और उससे उसके फेफड़े चटक गए हैं। उन्होंने दोबारा निशाना साधा और दूसरी गोली दागी। इस बार गोली सीधी लगी। तेंदुआ जमीन पर गिर पड़ा और फिर एकदम शांत हो गया, बिल्कुल निशब्द। एक लंबा सन्नाटा जंगल में छा गया। वो खामोशी जो सिर्फ एक शिकारी समझ सकता है जब एक आदमखोर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दीदी घाट का शराबी आदमखोर अब हमेशा के लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स चला गया था। पोस्टमार्टम के सामने आने पे वो एक बेहद बूढ़ा लेकिन बेहद ताकतवर नर तेंदुआ था, लगभग 14 साल का। उसके नुकीले दांत पूरी तरीके से घिस चुके थे और उसके नाखून अब भी गजब की हालत में थे। यही वजह थी कि उसने फौजी की गर्दन पर काटने की बजाय अपने नाखूनों से उस पर वार किया था। शायद यही कारण था कि फौजी की जान बच गई। उस हमले में उसकी पत्नी की असीम बहादुरी और उस तेंदुए के घिसे दांतों ने मिलकर उसे जिंदा रखा। जब उस आदमखोर को मापा गया तो सभी हैरान रह गए। वो आकार में एक आम तेंदुए से कहीं ज्यादा बड़ा था, लगभग एक बाघ जितना। उसकी लंबाई 7.5 फीट से भी ज्यादा थी और उसके चारों पैर ऐसे मांसपेशियों से भरे हुए थे जैसे कोई स्टेरॉइड पे हो। आज भी श्री रावत जी मजाक में कहते हैं, लगता है अपने शिकारों के लिए शरीर में मिली शराब ने इसे बॉडी बिल्डर बना दिया था। जैसे ही उस आदमखोर के मारे जाने की खबर फैली, सैकड़ों गांव वाले चारों दिशाओं से उमड़ पड़े और जानलेवा दुश्मन को देखने, जो 2 सालों से दीदी घाट के आसपास के 40 गांव में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। उनमें फौजी भी था, जो अब भी अपने घाव के कारण एक छड़ी के सहारे चलता था। उसकी चाल एकदम धीमी हो गई थी। शरीर अब भी टूटा हुआ था, लेकिन जब उसकी नज़र उस मरे हुए तेंदुए पर पड़ी, उसकी आंखों में एक नई आग सी जल उठी, जो एक झटके में अपनी छड़ी लेकर आगे बढ़ा और उसने उस मरे हुए जानवर पर 2-3 गुस्से भरे डंडे बरसाए, मानो वो कह रहा हो, अब तू मर चुका है और अब और कोई तेरी वजह से नहीं मरेगा। फिर वह पीछे हटा, जैसे उसके भीतर का सारा गुस्सा शांत हो चुका हो। धीरे से पास के एक पेड़ के तने के सहारे वो बैठ गया और फिर वो फौजी, जो गोलियों और जंगलों से लड़ चुका था, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा।
जब श्री रावत जी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं इतने बड़े और खूंखार शिकार के हमले से जिंदा बच गया। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा हूँ और इस तेंदुए का भी कि उसने मुझे मारने के बजाय छोड़ दिया। और इस तरह समाप्त हुई दीदी घाट के शराबी आदमखोर तेंदुए की अजीब लेकिन रोमांचक कहानी। एक शिकारी जिसने सिर्फ नशे में डूबे इंसानों को अपना निशाना बनाया, एक पत्नी जिसकी बहादुरी ने इतिहास रच दिया, और एक फौजी जो मौत के सामने खड़ा होकर जिंदा वापस लौट आया। तो दोस्तों, यहाँ दीदी घाट का शराबी तेंदुए की कहानी खत्म होती है और अगली कहानी जल्द ही आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रोमांचक और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपका नाम भी मेंशन करूंगी। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।